नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को दी Z+ सुरक्षा। शिवसेना में बगावत के बीच मुंबई में आज एमबीए का मंथन। सीएम उद्धव ने बुलाई आपात बैठक। बीजेपी की भी तैयारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। कोरोना संक्रमित होने के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अस्पताल में भर्ती। और कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक करेंगे कमलनाथ। सीएम उद्धव ठाकरे से कर सकते हैं मुलाकात। केंद्र सरकार ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को Z+ सुरक्षा दी है। केंद्र सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को सीआरपीएफ कर्मियों का Z+ सिक्योरिटी कवर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को संसदीय दल की बैठक के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। अगर वह जीतती है तो वह देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने के साथ देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। आपको बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक बीजेपी की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होने की घोषणा के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ को द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए अपने वीआईपी सुरक्षा दल को तैनात करने का निर्देश दिया था। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद उड़ीसा स्थित अर्धसैनिक बल के करीब 14-16 जवानों की एक टुकड़ी ने मुर्मू को सुरक्षा मुहैया कराने का काम अपने हाथ में लिया है। अधिकारियों ने कहा है कि वह राज्य और देश में जहां भी जाएंगी वे उन्हें स्कॉट करेंगे। इसके अलावा सुरक्षाकर्मी उड़ीसा के रायरंगपुर में स्थित उनके आवास को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। अधिकारियों ने कहा है कि मुर्मू के अगले 1 महीने में व्यापक यात्रा करने की उम्मीद है ताकि वह अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगने के लिए विधायकों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मिल सके। यही नहीं, कमांडो की एक टीम देश की पहली नागरिक के रूप में कार्यभार संभालने तक उनकी रक्षा करेगी। एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर से महाराष्ट्र में राजनीति भूचाल की आहट तेज हो गई है। उधर सरकार पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए एमबीए के घटक दल हरकत में आ गए। दोपहर 1 बजे के करीब महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक होने जा रही थी, तो वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार भी उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा शरद पवार ने आज एनसीपी विधायकों की बैठक भी बुलाई है। साथ ही महाराष्ट्र कांग्रेस विधायकों की भी बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र कांग्रेस की होने वाली बैठक में संजय राउत बतौर पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। और एकनाथ शिंदे की बगावत को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल नेताओं पर दबाव बनाने के लिए कर रही है। कुछ नेता दबाव में आ जाते हैं। शिंदे की भी कुछ मजबूरी होगी। उन्होंने यह तक कह दिया कि मुझे भी धमकी मिली थी कि इस सरकार गिरा दो, नहीं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। कभी ईडी का प्रेशर डालते तो कभी सीबीआई का, लेकिन मैंने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की। महाराष्ट्र के सियासी घमासान का मैदान अब गुजरात से असम शिफ्ट हो गया। एकनाथ शिंदे समेत बागी विधायक स्पेशल फ्लाइट से सुबह सूरत गुवाहाटी पहुंचे और वहां से बीजेपी नेताओं ने उन्हें रिसीव किया और एयरपोर्ट के बाहर 3 बसों से उन्हें होटल ले जाया गया। यहां एयरपोर्ट पर एकनाथ शिंदे ने फिर दोहराया कि हम बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे ले जाएंगे। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके साथ 34 विधायकों का समर्थन है। अगर सभी 34 विधायक सरकार का साथ छोड़ देते हैं तो उद्धव सरकार के लिए सरकार बचा पाना आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने रात एक ट्वीट में कहा कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद हेतु राजग का प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई। उन्होंने इसी ट्वीट में कहा कि जनजातीय समाज से आने वाली मुर्मू जी का इस हेतु चयन नए भारत में सबका साथ सबका विकास के प्रति बद्धता का सशक्त प्रमाण है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के रूप में झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा के बाद कहा है कि उन्हें समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल भी उत्कृष्ट रहा है। मोदी ने उम्मीद जताई है कि वह देश की एक महान राष्ट्रपति साबित होंगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लाखों लोग जिन्होंने गरीबी का अनुभव किया है और जीवन में कठिनाइयों का
सामना किया है वे द्रौपदी मुर्मू के जीवन से शक्ति प्रदान करते हैं। नीतिगत मुद्दों पर उनकी समझ और उनकी दयालु प्रवृत्ति से देश को बहुत फायदा होगा। मोदी ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू ने समाज की सेवा और गरीब, वंचितों और शोषितों के सशक्तिकरण में अपना जीवन खपा दिया। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल अच्छा रहा है। मुझे विश्वास है कि वह हमारे देश की एक महान राष्ट्रपति साबित होगी। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के बीच राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अस्पताल में भर्ती कराए गए। मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को HN रिलायंस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी बुधवार दरमियान रात कोरोना संक्रमित पाए गए। देर रात उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वहीं सूत्रों ने दावा किया है कि कोश्यारी के बीमार होने की वजह से किसी अन्य राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। दावा है कि गोवा के राज्यपाल श्रीधर पिल्लई को महाराष्ट्र के राजभवन का अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है। आपको बता दें कि राज्य में महाराष्ट्र सरकार राजनीतिक संकट से गुजर रही है। महाविकास अघाड़ी के 3 दल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन वाली सरकार में शिवसेना के 35 विधायक बागी हो गए। बागी विधायकों का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। शिंदे का दावा है कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है। एकनाथ शिंदे समेत सभी बागी विधायकों की मांग है कि शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। सूरत से गुवाहाटी पहुंचने पर एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने शिवसेना नहीं छोड़ी है, बल्कि वह बाला साहब ठाकरे के बताए हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं। दूसरी ओर शिवसेना नेता सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि विधायक नितिन देशमुख को बीजेपी ने अपहृत कर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब उन्होंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उन्हें गुंडों और गुजरात पुलिस ने मारा पीटी भी उनके साथ की है। संजय राउत ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता ही जाएगी। सत्ता वापस आ सकती है लेकिन प्रतिष्ठा होती है और गुवाहाटी में मौजूद हमारे विधायकों से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। आप लोग जैसे कयास लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वैसा ही होगा। शिवसेना का 56 साल का इतिहास रहा है, कई बार हमने ये करके दिखाया है। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे से बातचीत चल रही है। एकनाथ हमारे करीबी साथी हैं, बातचीत के बाद हल निकल जाएगा। आज सुबह भी शिंदे 1 घंटे उनसे बात हुई है, विधायकों से भी बात हुई है। सभी शिवसेना में ही रहेंगे। एकनाथ शिंदे सच्चे शिव सैनिक हैं, वो वापस जरूर लौटेंगे। सूत्रों का दावा है कि गोवा के राज्यपाल को महाराष्ट्र के राजभवन का अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है। फिलहाल श्रीधर पिल्लई गोवा के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, जिसके चलते उनको कार्यभार जल्दी ही मिल सकता है। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को दी Z+ सुरक्षा। शिवसेना में बगावत के बीच मुंबई में आज MBA का मंथन। सीएम उद्धव ने बुलाई आपात बैठक, बीजेपी की भी तैयारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। कोरोना संक्रमित होने के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अस्पताल में भर्ती और कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक करेंगे कमलनाथ। सीएम उद्धव ठाकरे से कर सकते हैं मुलाकात। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनए टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
दिल्ली सरकार राज्य के बाजारों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने जा रही है और इसके मद्देनजर केजरीवाल सरकार 10,000 विक्रेताओं के साथ दिसंबर से दिल्ली बाजार ई पोर्टल की शुरुआत करेगी और उसके अगले 6 महीने में 1 लाख से अधिक विक्रेताओं को जोड़ने वाला टारगेट भी रखा गया है। और इस सिलसिले में डीडीसी के उपाध्यक्ष जसवीन शाह ने जो है सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने एक प्रेजेंटेशन भी पेश किया और इसे लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह देश का पहला ऐसा पोर्टल होगा जहां दिल्ली के सभी बाजार एक पोर्टल पर होंगे। दिल्ली का हर व्यापारी और दुकानदार पोर्टल पर अपना प्रोडक्ट जो है प्रदर्शित कर सकता है जिसे दुनिया देख सकेगी और उसका सामान पूरी तरह और पूरी दुनिया में बिकेगा। दिल्ली सरकार पहले 1 लाख विक्रेताओं को पोर्टल से जोड़ने में मदद करेगी और मार्केट एसोसिएशन इसका सत्यापन करेगी। दिल्ली सरकार की तरफ से एक एजेंसी नियुक्त की जाएगी जो दिल्ली बाजार पोर्टल का सारा काम देखेगी और दिल्ली सरकार ई कॉमर्स कंपनियों से भी बात कर रही है जिससे कि वहां भी दिल्ली बाजार पोर्टल के प्रोडक्ट प्रदर्शित हो सके और खरीदारी की जा सके। आपको बता दें कि जीरो खर्च होने के कारण दिल्ली बाजार पोर्टल पर उपलब्ध प्रोडक्ट ई कॉमर्स कंपनियों की तुलना में सस्ते मिलेंगे। दिल्ली बाजार ई पोर्टल को लेकर दिल्ली सचिवालय में जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने रखी गई प्रेजेंटेशन में दिल्ली बाजार पोर्टल की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। बताया गया है कि जिस तरह से ई कॉमर्स कंपनियां हैं उसी तरह से दिल्ली बाजार ई पोर्टल भी काम करेगा और दिल्ली बाजार पोर्टल पर दिल्ली के सभी बाजार सभी दुकानें उपलब्ध होंगी। दिल्ली बाजार पोर्टल इन बाजारों का प्रमोशन भी करेगा। समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर सफीर उल रहमान बर्क अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। बीते दिनों योगी सरकार में बुलडोजर एक्शन काफी चर्चा में रहा। इसको लेकर अब संभल में सपा सांसद ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश के कानून में बुलडोजर का कोई भी जिक्र नहीं है। बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। सपा सांसद ने कहा कि मुसलमानों के बड़े बड़े मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया और मुसलमानों को गोलियों का निशाना बनाया गया। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों पर न बुलडोजर चला न कोई कार्रवाई की गई। इससे सरकार की दोहरी पॉलिसी और दोहरी मानसिकता का पता चलता है। डॉक्टर बर्क ने सवाल किया कि क्या हमारे मुख्यमंत्री योगी बुलडोजर का इस्तेमाल सब पर करेंगे? हुकूमत आप चला रहे हैं तो क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि सभी इंसानों के साथ जो है बराबरी का सलूक किया जाए। मुसलमानों के साथ इतना जुल्म हुआ है कि उनके नबी की शान में गुस्ताखी की गई। डॉक्टर सफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि आपने उसे गिरफ्तार नहीं किया जिसकी वजह से ये सब हुआ। उसके मकान पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया जिससे पूरी दुनिया हिल गई? इतने बड़े मुजरिम के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करने को तैयार क्यों नहीं है? आपको बता दें कि सपा सांसद ने बिना नाम लिए पूर्व बीजेपी प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के बयान पर निशाना साधा है और बीजेपी सरकार द्वारा उन पर कार्रवाई नहीं करने पर सवाल खड़े कर दिए। आरजेडी वाम दलों के विधायकों और विधान पार्षदों ने विधानसभा से राजभवन तक मार्च किया। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मार्च निकाला गया था। कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं था। कांग्रेस के सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश का हर युवा इस योजना के खिलाफ है। केंद्र सरकार, बिहार सरकार युवाओं को रोजगार भी नहीं दे रही। इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। युवाओं के लिए हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ते रहेंगे। केंद्र सरकार खुद बैकफुट पर है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पास इतने वोट हैं कि उनकी जीत आसान है। उन्हें बीजेडी उड़ीसा से भी समर्थन मिल चुका है। आदिवासी होने के कारण उन्हें महिला होने के नाते नीतीश कुमार दबाव में हो सकते हैं कि अगर वो समर्थन नहीं करेंगे तो इसका आधार क्या होगा। बुधवार को ट्वीट कर चिराग पासवान ने भी एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि एलजेपी बीजेपी के इस फैसले का पूर्ण समर्थन करती है। देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने चिराग पासवान से फोन पर बात की है। दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक फोन पर बात की है और इस दौरान राजनाथ सिंह राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन देने का उन्होंने आग्रह किया। रक्षा मंत्री ने चिराग पासवान से कहा कि वह एनडीए का हिस्सा है और आगे भी रहेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि चिराग एनडीए में ही रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचित होने के बाद वह देश की पहली आदिवासी दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। इससे पहले वह झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं।
वहीं विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को संयुक्त उम्मीदवार बनाया। यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन दायर करेंगे। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी से अलग हो चुके चिराग पासवान विपक्षी खेमे के साथ गोलबंद हो रहे हैं और ऐन वक्त पर राजनाथ सिंह से फोन पर बात करने पर फिर से एनडीए की तरफ इशारा होने लगा है। गौरतलब है कि वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आजमगढ़ और रामपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और इस लोकसभा की सीटों पर आगामी 23 जून को चुनाव होने वाला है। प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामपुर के विलासपुर और मिलक क्षेत्र में सुशासन के पक्ष में उमड़े जन सैलाब को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दोनों सीटों पर प्रचार करने नहीं गए। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि यहां की जनता का असीम उत्साह बता रहा है कि रामपुर क्षेत्र के हर बूथ पर माफियावाद, परिवारवाद, दंगावाद की पराजय और बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। सीएम ने कहा कि उन्होंने जमीनों पर कब्जा करने, गरीबों को उजाड़ने, गुंडा माफिया राज स्थापित करने व सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए रामपुर के चाकू का दुरुपयोग किया है। लेकिन जब रामपुर का चाकू डबल इंजन की बीजेपी सरकार के हाथ में आया तब यहां पर गुंडों और माफियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन अभी धर्मेंद्र यादव अकेले ही यहां जूझ रहे हैं। बीएसपी ने भी इस सीट से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को चुनाव मैदान में उतारा है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को दी Z+ सुरक्षा। शिवसेना में बगावत के बीच मुंबई में आज एमबीए का मंथन। सीएम उद्धव ने बुलाई आपात बैठक, बीजेपी की भी तैयारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। कोरोना संक्रमित होने के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अस्पताल में भर्ती और कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक करेंगे कमलनाथ। सीएम उद्धव ठाकरे से कर सकते हैं मुलाकात। असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएम की बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में डीआरजी के जवानों ने एक इनामी नक्सली को मार गिराया। जवानों ने घटनास्थल से नक्सलियों का शव और सामान भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक मारे गए नक्सली की पहचान भैरमगढ़ एरिया कमेटी के नक्सली कैडर राकेश के रूप में गई, जो कि इनामी नक्सली था। वहीं मुठभेड़ के बाद इलाके की सर्चिंग भी जारी है। बताया जा रहा है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच करीब 2 घंटे तक मुठभेड़ चली और जिसके बाद फायरिंग रुकने के साथ ही घटनास्थल पर सर्चिंग के दौरान एक पुरुष नक्सली का शव जवानों ने बरामद किया। बीजापुर के एसपी पंकज शुक्ला ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जिले के मिरतुर थाना से डीआरजी जवानों की टीम सर्चिंग अभियान में निकली हुई थी। गश्ती के दौरान देर शाम मतपाल कुड़मेर के जंगलों में पुलिस के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से करीब 2 घंटे तक रुक कर फायरिंग हुई। इसके बाद जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली मौके से भाग निकले। एसपी ने बताया कि जवानों से मिली जानकारी के मुताबिक काफी बड़ी संख्या में नक्सली जवानों पर घात लगाए बैठे हुए थे और लेकिन डीआरजी जवानों के द्वारा नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया और इस मुठभेड़ में जवानों ने एक पुरुष नक्सली को मार गिराया है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सली की शिनाख्त भैरमगढ़ एरिया कमेटी के नक्सली कैडर राकेश के रूप में हुई है। आपको बता दें कि नक्सली राकेश काफी लंबे समय से संगठन में सक्रिय था और कई बड़ी वारदातों में भी शामिल रहा है। देश में कोरोना के आंकड़ों में भले ही गिरावट रोजाना तौर पर देखने को मिल रही है, लेकिन आंकड़ा अब भी लगातार 12,000 के पार बना हुआ है, जो चिंता का विषय है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस महामारी से 12,249 लोग संक्रमित हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 81,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं इस आंकड़े के बाद डेली पॉजिटिविटी रेट 3.94 पर जा पहुंचा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार 9,862 मरीज कोरोना से मुक्त हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 42,72,05,000
1055 हो गई है। वहीं मौत के आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हुई है, जिसका आंकड़ा 5903 हो गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पिछले 24 घंटे के अंदर जानलेवा कोरोना वायरस के 1781 नए मामले सामने आए, जो कल की तुलना में 471 ज्यादा है। वहीं पिछले दिनों कोरोना से 1 लोगों की मौत भी हुई थी। हालांकि सोमवार को 2 मरीजों की मौत हुई, जबकि मुंबई में सोमवार को 1310 केस दर्ज किए गए। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों का खास ख्याल रखा जाएगा। यहाँ प्रथम तल में कुल 14 दरवाजे होंगे, जिसमें गर्भगृह जहाँ रामलला विराजमान होंगे उस दरवाजे को छोड़कर 13 दरवाजे श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश और निकास के लिए होंगे। यह दरवाजे लकड़ी के होंगे या किसी धातु के, और इस पर डिजाइन कैसी होगी इस पर अभी चर्चा की जा रही है। मंदिर का यह वही प्रथम तल होगा जो जनवरी 2024 में राम भक्तों को दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। इसी के साथ 10 करोड़ के चेक बाउंस होने को लेकर राम मंदिर ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई भी जानकारी उनके पास फिलहाल नहीं है और यहाँ सब मन धड़ंग बातें हो रही हैं। वहीं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा है कि कभी कभी जो राम भक्त दान देते हैं उसमें कई तकनीकी खामियां हो जाती हैं, जिसके कारण चेक बाउंस होते हैं। इतने बड़े कार्य में ऐसी छोटी मोटी बातें हुआ करती हैं। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए चरणबद्ध योजना बनाई गई है और जो है पिलर्स का लगभग कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। राम मंदिर के लिए तराशी गई शिलाओं को तांबे की पत्तियों से जोड़ा जा रहा है। दिसंबर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में पिछले दिनों हुई बारिश का असर अब भी बरकरार है और मौसम सुहाना बना हुआ है, और इसके साथ ही आसमान में हल्के बादल छाने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे गर्मी से राहत जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जो है आसमान में आंशिक रूप से बादल दिखेंगे और अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहने की पूरी संभावना है। साथ ही मध्यम रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार 25 जून तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है और इस बीच 27 जून तक मानसून के दस्तक देने की पूरी संभावना। ऐसे में जून के अंत तक अच्छी बारिश हो सकती है और इसकी वजह से गर्मी के प्रकोप में इजाफा होने की कम संभावना है। इससे पहले मंगलवार को भी आसमान में हल्के बादल दिखे और दिल्ली के आधिकारिक मानक केंद्र सफदरजंग वेधशाला में 0.7 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 कम यानी कि 34.5 डिग्री दर्ज हुआ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बुधवार की सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक जो था वो मध्यम श्रेणी में 108 दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है मंगलवार शाम जोधपुर पहुंचे और यहां एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। गहलोत भी हमेशा की तरह सभी से खुलकर मिले। सर्किट हाउस से वे अपनी बड़ी बहन के जन्मदिन समारोह में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचे थे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ रहे। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि हम जनता के बीच जाएंगे, हमारे चौमुखी विकास एजेंडे को लेकर जाएंगे। अब जनता को सोचना है कि आगे क्या करना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार को घेरते हुए कहा कि ईडी सीबीआई जो है वो पूरी तरीके दबाव में चल रही है। जोधपुर में तो ये नजारा आप देख चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी के भाई जोधपुर और पाली आते रहते हैं, लेकिन उनका राजनीति से कोई भी मतलब नहीं। अगर गुजरात में हमारी सरकार होती तो उनके घर पर कार्रवाई करती तो कैसा लगता। अग्निपथ स्कीम को लेकर युवा आक्रोशित हैं। इतनी बड़ी योजना लाने से पहले विपक्ष के साथ बातचीत होना भी जरूरी था। यह लोकतंत्र है। जितने भी रिटायर्ड जनरल कर्नल हैं सब ने इस स्कीम का विरोध किया है। वहीं राहुल गांधी जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लंच करने तक का मौका नहीं दिया गया। देश में ऐसा माहौल बन गया कि हर कोई आक्रोशित नजर आ रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, जहां भी चिंगारी पड़ेगी वहां आग जरूर लगेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।